नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम इस आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, मतलब SC और ST आयोग के बारे में हम बात करेंगे। SC और ST आयोग के बारे में बात करने के साथ साथ ही हम OBC आयोग के बारे में भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ और संभावना बनेगी कि सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आ जाए आने वाले एग्जाम्स में। देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो है, ये संवैधानिक निकाय है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही हमें ध्यान रखनी है कि यह संवैधानिक निकाय है। अगर संवैधानिक निकाय है तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसके लिए लिखा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन किया गया है। और इस गठन को कब किया गया है तो ये भी हम देख लेते हैं कि भाई अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो है इसका गठन कब किया गया है। तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 65वें संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इसका गठन किया गया था 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत किया गया था 1992 में, मतलब 1992 में ये अस्तित्व में आया था, कहने का मतलब। इसके आगे हम बात करें कि अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि SC आयोग एक अलग हो जाता है, ST आयोग एक अलग हम तरीके से पढ़ते हैं। और मैं आपको लग रहा होगा कि ये सर कहाँ से आ गए, क्या कर रहे हैं ये तो हमने तो आयोग अलग अलग पढ़े हैं और ये एक साथ ही बता रहे हैं। तो एक साथ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपने 89th जो संविधान संशोधन था हमारा वो पढ़ा होगा। उस 89th संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि इन दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया था। कब? 89th संविधान संशोधन के तहत 2003 में हुआ था ये हमारा। और इसके बाद 2004 में ये अस्तित्व में आए थे वास्तव में अलग अलग स्वरूप में। तो हम देखेंगे कि 338 के तहत तो इसका गठन किया गया था। अब हम बात करें कि आगे क्या हुआ होगा। आगे ये हुआ होगा कि भाई अगर इनको अलग अलग किया है तो अनुच्छेद भी अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे हमें इनके लिए। तो 338 जो था इसमें हमने छोड़ दिया सिर्फ SC को, मतलब अनुसूचित जाति आयोग को। और जो 338 के साथ में हम एक और लेके आते हैं 338A। इस 338A में हमने रख दिया ST आयोग को। ST आयोग का मतलब है अनुसूचित जनजाति आयोग को। अनुसूचित जनजाति आयोग को हम पढ़ते हैं 338A में। ये दो अनुच्छेद हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। SC के लिए 338 और ST के लिए 338A। एक और संविधान संशोधन होगा जो कि हम आगे बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी के साथ हम एक OBC आयोग भी पढ़ लेंगे। OBC आयोग में भी मैं बताऊंगा कि एक और संविधान संशोधन होगा जहां भी हमें 338 को काम में लेना पड़ेगा। इसी के अंदर एक और अनुच्छेद जुड़ेगा अगले संविधान संशोधन में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। क्या था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग जो है, सबसे पहली बात तो संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन है अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद हम बात करें कि 89th 89वां संविधान संशोधन जो था, इस अधिनियम 2003 के तहत 2004 में SC और ST दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया था।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि इसका जो संगठन होता है, इसके संगठन की बात हम कर लेते हैं कि इसके संगठन में कितने सदस्य होते हैं। तो वो बात भी हम यहाँ देख लेते हैं कि SC/ST आयोग के संगठन में कुल कितने सदस्य होते हैं, वो बात भी हम यहाँ कर लेंगे। जो SC/ST आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, इनके एक तो अध्यक्ष होगा ही होगा, भाई आयोग है तो अध्यक्ष भी होगा, एक उपाध्यक्ष भी होगा, और इन दोनों के अतिरिक्त 3 सदस्य और होंगे, 3 अतिरिक्त सदस्य और होंगे। तो टोटल कितने सदस्य हो चुके हैं, 1 और 1 2 और 2 और 3, टोटल 5 सदस्यों का संगठन होता है इस आयोग का। इसके बाद हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करेगा। इसके बाद ये जो है इनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, या अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ना हो तो अधिकतम कार्यकाल इनका 3 वर्ष हो सकता है। इसके आगे हम बात करें कि वर्तमान में इन आयोगों के अध्यक्ष कौन कौन हैं, तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में है विजय सांपला जी। विजय सांपला जी जो हैं वर्तमान में SC आयोग के अध्यक्ष हैं। और बात करें हम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो निकलेंगे हमारे डॉक्टर रामेश्वर उमराव जी। डॉक्टर रामेश्वर उमराव जी जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये तो हमारी होगी SC और ST आयोग की बातें। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो SC और ST के लिए हमारे संविधान में अलग से और क्या स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं, तो वो भी हम इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जामिनर कहीं से भी उल्टा सीधा प्रश्न उठा ले और आप उसे करने से चूक जाएं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए स्पेशल क्या क्या प्रावधान संविधान के अंदर किए गए हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि हम देखते हैं अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334। इन अनुच्छेदों में जो है SC और ST के लिए स्पेशल कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान किए गए हैं वो हम देखेंगे कि 330 जो पहला अनुच्छेद हम देखेंगे 330, इसमें देखेंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर जो सीटें होती है उनमें से टोटल सीटों का आरक्षण जो इनको दे रखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 330 में। और हमें पता होगा कि वर्तमान में लोकसभा के अंदर, लोकसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं SC और ST की। तो अगर नहीं याद हो तो देख लेना, याद हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो SC की बात करें हम कि SC की लोकसभा में टोटल कितनी सीटें आरक्षित है, तो SC की 84 सीटें आरक्षित है दोस्तों। नहीं याद हो तो इसको रट लेना, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और आगे हम देखें कि ST की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, तो ST की जो सीटें हैं 47 सीटें जो है ST की आरक्षित है लोकसभा में। ये तो बात होगी लोकसभा में आरक्षित सीटें जो है इसका किसके अंदर प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 के अंदर। इसके आगे हम बात करें कि 332 यहाँ मैंने लिख रखा, तो ये क्यों लिख रखा भाई, लोकसभा तो हो ही गई हमारी, एक और कौन सी सभा है राज्यों के अंदर जो आती है, वो आती है विधानसभा।
विधानसभा में आरक्षित सीटें। तो दोस्तों, जो लोग राजस्थान से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कि राजस्थान में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो दोस्तों, राजस्थान में एससी के लिए 34 एंड एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित की गई है विधानसभा में। ठीक है, ये तो हो गई हमारे लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित सीटें एससी और एसटी को दी गई है उनकी बातें। इसके बाद हम बात करें कि अनुच्छेद 334 यहाँ क्यों लिख रखा है। अनुच्छेद 334 में भी कुछ तो होगा। अनुच्छेद 334 में यह लिखा हुआ है कि जो इन सीटों का आरक्षित सीटों का जो समय है कि भाई कब तक इनको आरक्षण दिया जाएगा, एससी और एसटी के सदस्यों को कब तक आरक्षित सीटें प्रदान की जाएगी, तो वो जो है अब तक 2020 तक था है। इसके बाद हम संविधान संशोधन 104 पढ़ते हैं। 104 में ये लिखा गया है, 104वां संविधान संशोधन। एक 104 में संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ये कहा गया है कि इनका जो 2020 तक आरक्षण था सीटों का, इस आरक्षण को बढ़ाकर कब तक किया गया है, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि 330, 332 और 334 में क्या स्पेशल प्रावधान एससी और एसटी के लिए किए गए हैं। 330 में तो लोकसभा में आरक्षित सीटों के लिए प्रावधान किया गया है, 332 में विधानसभा में आरक्षित सीटों के लिए प्रावधान किया गया है, और 334 में जो ये आरक्षित सीटें हैं इनकी समय सीमा के बारे में बताया गया है। तो वर्तमान में यह समय सीमा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है, जो कि 2020 तक मान्य थी। इसके आगे हम बात करेंगे कि ये तो हमारी जो कुछ मेन बातें हो जाती है एससी और एसटी आयोग के लिए। इसके आगे हम बात करते हैं कि ओबीसी आयोग के बारे में क्या बातें कही गई है संविधान में। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे ओबीसी आयोग के बारे में, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग के बारे में हम बात करने वाले थे दोस्तों। एससी और एसटी आयोग के बारे में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कुछ समझाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर फिर भी आपको लगता है कि और कुछ कमी रह गई है उनको समझाने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे ओबीसी आयोग की। तो सबसे पहले हमने एससी और एसटी आयोग में क्या बात की थी कि वो संवैधानिक निकाय है या नहीं है। तो इसमें भी वही देखेंगे, यह संवैधानिक निकाय है या नहीं है। यह संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। और इसके अलावा हमने क्या बात की थी, उसमें हमने गठन की बात की थी। यहाँ भी गठन की या स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों इसकी स्थापना 1993 में ही हो जाती है। 14 अगस्त 1993 में ओबीसी आयोग की स्थापना कर दी जाती है। इसकी आयोग की स्थापना तो इन्होंने कर दी, लेकिन तब तक इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा इसको बहुत बाद में मिला दोस्तों। 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 25 सालों बाद। तो जोड़ लो इसमें 25 कितने हो रहे हैं, 25 होंगे तो 2018 पे पहुंच जाओगे। 2018 में कब किस संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ये बातें हम देखते हैं
कि 102वां संविधान संशोधन हुआ था। 102वां, जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2017 में हुआ था। इसके तहत ऐसा कहा गया कि ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर संवैधानिक दर्जा देंगे तो संविधान में भी इसके लिए कुछ लिखेंगे। अगर संशोधन किया है तो वहाँ पे कोई अनुच्छेद जोड़ देंगे। अनुच्छेद कौन सा जोड़ेंगे, बात करेंगे। मैंने अभी बताया था, जब एससी और एसटी आयोग के बारे में बता रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि 338 और 338 ए में आपको बता चुका था, और ये भी बताया था कि इससे आगे बी भी जुड़ेगा। तो बी यहाँ पे जुड़ेगा हमारा 338 बी। ये कब जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन अधिनियम 2017 वाला जो 102वां संविधान संशोधन था, इसके तहत 2018 में 11 अगस्त को इसे जोड़ा गया। अब इसके बारे में हम ये बात करें कि इसका संगठन कैसा होता है, मतलब इसमें कुल कितने सदस्य होंगे। इसके सदस्यों की बात करें हम, तो इसमें भी वही सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष होगा, एक ही उपाध्यक्ष होगा, और वही 3 अतिरिक्त सदस्य होंगे। यही इसका संगठन है, और उन दोनों का भी यही संगठन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी होगी। इसके बाद हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। पद विमुक्ति भी, मतलब त्याग पत्र भी, ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। और जो इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल की हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल इनका कितना होता है? 3 वर्ष का। और इसके साथ ही एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य जो हैं, मतलब कितनी बार इस आयोग के रेगुलर सदस्य बने रह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सदस्य हैं, इनके मैक्सिमम, मतलब अधिकतम 2 बार, अधिकतम जो है इसके जो सदस्य हैं, ये अधिकतम 2 बार इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। तीसरी बार के लिए इस संविधान में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि आप तीसरी बार भी सदस्य बनो। अधिकतम 2 बार इस आयोग के सदस्य बन सकता है कोई भी व्यक्ति। उसके बाद हम बात करें कि इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें हम, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एक बार नाम मिटा लेते हैं इनके, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। जो इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर। श्री हंसराज गंगाराम अहीर, ये इस आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही ओबीसी की बातें। इससे पहले हमने कर ली एससी और एसटी आयोग की बातें। इसको एक बार और हम रिवाइज कर लेंगे ताकि ये बातें आपके दिमाग में अभी ही सेट हो जाए, और जब भी अगली बार आप इनको पढ़ो तो आपको लगे कि सर ने कुछ तो पढ़ाया था। और ये चीज़ें आपको हमेशा जिंदगी, मतलब जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते तब तक आपके काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, वैसे नहीं पढ़ने वाली तो कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं आपको लगभग बता चुका हूँ जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। बात की थी हमने एससी और एसटी आयोग की। एससी और एसटी आयोग की हमने बात की थी 338 में। इसका गठन किया गया था 338 के तहत। 65वें संविधान संशोधन 65वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 1990 में।
एक सेकंड दोस्त। तो दोस्तों 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया था। ये बात मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसका गठन होने के बाद हमने बात की कि 89वें संविधान संशोधन में 89वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, 2003 में हुआ था। इसके तहत 2004 में एसटी आयोग अलग से अस्तित्व में आया था। इस संविधान संशोधन के तहत हमने एससी और एसटी दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया था। इसके बाद हमने बात की थी कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो एससी एसटी और ओबीसी आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ये बातें हुई थी। इसके बाद हमने बात की थी कि इसके जो अध्यक्ष जो हैं वो एससी आयोग के जो हैं, एससी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे विजय सांपला जी। और बात की थी हमने कि एसटी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे रामेश्वर उमराव जी। और हमने बात की थी दोस्तों कि इनके लिए अलग से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो वो अलग से जो प्रावधान किए गए हैं उनकी बातें कर लेते हैं। 330 अनुच्छेद, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 के बारे में हमने बात की थी। 330 के अंदर, 332 के अंदर और 334 के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो 330 में बताया गया है लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं इनकी, उनके बारे में बताया गया है। 332 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, विधानसभा में जितनी आरक्षित सीटें हैं इनकी, उनके बारे में बताया गया है। तो लोकसभा में बात कर लेते हैं हम। एससी की 84 और एसटी की 47 सीटें इनकी आरक्षित है। और हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में जो है एससी की 34 और एसटी की 25 सीटें आरक्षित हैं। और मैंने बताया था आपको कि 334 में क्या बातें की गई है। तो 334 में मैंने आपको बताया था कि जो इनका आरक्षित सीटें हैं इनके लिए एक समय निर्धारित सीमा होती है। उसके बारे में 334 में बताया गया है। जो इनके आरक्षण सीटों के आरक्षण की समय सीमा थी वो 2020 तक थी। उसको बढ़ाकर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 2019 में हुआ था, इसके तहत इसको बढ़ाकर, इस समय अवधि को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया था। ये बात हुई थी हमारी एससी और एसटी आयोग के बारे में। तो इसके आगे मैंने बताया था आपको ओबीसी आयोग के बारे में कुछ जो बातें मैंने बताई थी उनको भी रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ओबीसी आयोग के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि ओबीसी आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। ओबीसी आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में हमने बात की थी कि इसका जो है, इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 14 अगस्त को कर दी थी हमने 1993 में ही। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा तब प्राप्त नहीं हुआ था। इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था उसके बारे में हम बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जो कि 2017 में ये अधिनियम आया था और 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 11 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। इसमें भी वही सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य। इसके बाद हमने ओबीसी आयोग के बारे में बातें की थी कि इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये त्यागपत्र भी है, सॉरी, राष्ट्रपति। और अगर ये त्यागपत्र भी देते हैं तो राष्ट्रपति को ही देंगे। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है वो तो 3 साल मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको ये नहीं बताई थी कि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते कितने होते हैं। तो वेतन भत्ते जो होते हैं इनके, जो भारत सरकार का सचिव होता है, भारत सरकार के सचिव के समकक्ष इनके वेतन भत्ते होते हैं। भारत सरकार के सचिव के समकक्ष
भारत सरकार के सचिव के समकक्ष जो है इनके इन सदस्यों के जो है वेतन भत्ते होते हैं। और जो इनकी सेवा शर्तें होती है, सेवा शर्तें जो राष्ट्रपति के दे वही शर्तें इनको माननी पड़ती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित। ये बातें हमने की थी। और बात कुछ की थी हमने कि ओबीसी आयोग का जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ओबीसी आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे हंसराज गंगाराम अहीर जी। ये जो है ओबीसी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई कमी रही है तो भी बताइए, और नहीं रही है तो कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। धन्यवाद।